आफत हमें मार दे, आग हमें ही लगा दे, और कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं कि एक महीने में जितनी सेविंग थी सारी वो पेट्रोल में खर्च हो गई है। बस यही कहूँगा हुकूमत से कि थोड़ा सा रहम करें गरीबों को। पेट्रोल क्या, हर चीज़ में महंगाई हो जाती है। पेट्रोल जब सस्ता होता है जब भी कोई महंगाई कम नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोनीर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल, इक़्तिदार की जंग और इलेक्शन की बाज़गश्त, डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। रुपए की कदर मुसलसल कम होती जा रही है। कर्जों में डूबी हुकूमत ने सारा बोझ आवाम पर डाल दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आवाम ने महंगाई का एटम बम करार दे दिया गया और हुकूमत पर सख्त तनकीद भी की जा रही है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा, जबकि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम की चीखें निकल गई हैं। IMF से कर्ज लेने के बावजूद डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है और ये कहां जाकर रुकेगी भी या नहीं रुकेगी? क्या आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी इजाफे की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि पेट्रोल पंप्स अचानक बंद होना शुरू हो गए। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। ये मैं कल की बात कर रही हूँ। आवाम शदीद अजियत में मुब्तला हो गई कि उनको सफ़र करना मुहाल होकर रह गया। क्या हर चीज़ के कसूरवार हुक्मरान है या हमारी आवाम भी उतनी ही कसूरवार है? कभी आटा चीनी ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं तो कभी पेट्रोल की तरसील रोक दी जाती है कि कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर बराह रास्त रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी पड़ेगा। ताजिर, सरमायाकार, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान होकर रह गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए, जबकि मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए सारा बोझ आवाम पर डालना बहुत बड़ा जुल्म है। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इसहाक डार ने अपने बयान में ये बताया कि गुज़िश्ता 4 माह में एक बार भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब वो पिछले 4 माह की सारी कसर निकाल दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मंडी में 11% इजाफे को सामने रखकर ये इजाफा किया गया है। इसहाक डार साहब की जानिब से ये भी बताया गया, जबकि सवाल यहाँ ये है कि क्या आवाम इतने इजाफे के मुतहम्मिल हैं? क्या आवाम की कुव्वत ख़रीद, बाइंग पार भी उतनी ऊपर जा रही है जितनी महंगाई होती जा रही है? क्या आवाम की जेब में इतनी सकत है कि वो इस कदर महंगा पेट्रोल ख़रीद सके? IMF की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर लेवी टैक्स बढ़ाने की शराइत लागू की जा रही थी, जो कि अब 50 रुपये पूरी की जा चुकी है। आलमी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमत $85.74 फ़ी बैरल है, जबकि इसहाक डार के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जा चुका है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई। लाइट डीजल की कीमत बढ़ गई, 18 रुपये इजाफा किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल नई कीमत 262 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हुई है। पेट्रोल की कीमत कम होने की उम्मीद रखी जाए या नहीं रखी जाए, या फिर ये मुसलसल बढ़ती जाएगी? पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत ने कितने फ़ीसद लेवी टैक्स लगाया है? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा क्यों किया है? कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी, नहीं होंगी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कैसे रोका जाए? और ख़ास तौर पर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, ये बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ आज सारा दिन हमने देखा कि लोग इतने परेशान होकर रह गए। आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं उनके पास बस एक ही जवाब है इस महंगाई का कि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत बढ़ गया। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ेगा, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। कपड़े क्या, जूते क्या, कॉस्मेटिक क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इसका बराह रास्त असर ना हो रहा हो। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरसलान फारूक है, एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरसलान साहब, सबसे पहले तो ये 4 महीने इसहाक साहब ने बताया जी हमने पेट्रोल की कीमत को रोके रखा है, लेकिन वो 4 महीने की कसर एक ही बार निकल गई। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपका शुक्रिया, लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने दावत दी। देखें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकता मैं इसको, लेकिन मैं आपके साथ कुछ कंपैरिजन करूंगा कि जो हमारे
नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमतें चल रही हैं, उसको देखते हुए हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में प्राइसेस क्या हैं। जब आपके सामने प्राइसेस आ जाएंगी, अपने नेबर कंट्रीज़ का कंपैरिजन आ जाएगा, तो फिर उससे कम से कम एक उम्मीद की किरण ज़रूर पैदा होगी कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी प्राइसेस जो हैं वो उस हद तक नहीं बढ़ी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी में जो तब्दीली लानी चाहिए इस हुकूमत ने, जिनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर तजर्बाकार हैं। शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ारत आला के ऊपर रह चुके, चौथी मरतबा अगर मनसब मिला तो वो वज़ारत उज़्मा का मनसब मिला। इसहाक डार साहब इससे पहले 2 दफ़ा इकॉनमी को संभाल चुके, तीसरी दफ़ा इकॉनमी को संभालने का उनको चांस मिला था। उनको तो स्पेशली लाया गया कि वो इस डूबती मशहद को संभालेंगे और चीज़ों को ठीक कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। PMLN की गवर्नमेंट के मुतालिक राय यही थी कि ये तजर्बाकार है। इमरान खान साहब के कंपैरिजन के अंदर अगर हम बात करें तो खान साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि खान साहब के पास चूँकि वज़ारत उज़्मा पहली मरतबा मिली थी, और वो इवन ख़ुद भी अपनी गुफ्तगू के अंदर अक्सर व बेशतर कहते रहते हैं कि हमें तो सीखने का मौका मिला है जब हम इक़्तिदार के अंदर आए हैं। जब KPK के अंदर थे वो, तो KPK के अंदर भी उन्होंने यही बात की थी कि हमें पहले के शुरू के सालों में तो समझ ही नहीं आई कि इक़्तिदार में चलना कैसे है। लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानों को पाकिस्तान को तजर्बागाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए। बहरहाल ये लोग आए, इनका काम था कि ये इकॉनमी को स्टेबल करते। लेकिन सिद्रा, एक नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बदकिस्मती से नहीं आ सकी। आपने देखा कि जब 8 अप्रैल की रात को वोटिंग हुई है और इमरान खान साहब घर चले गए अदम एतमाद के नतीजे में, तो उसके बाद फिर वो अपने अब घर में नहीं रहे। उन्होंने 65 के करीब उन्होंने जलसे किए हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो गए हैं और उनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। फरवरी 2022 तक इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे गैर मकबूल वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन 2 माह के अंदर पाकिस्तान एकदम से पॉपुलैरिटी उनके ऊपर चली गई। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तानी कौम को एक रिलीफ की वो मुंतज़िर थी और वो चाह रही थी कि कोई मसीहा मिले। खान साहब की सूरत में जब 2018 में वो आए थे, तो उस वक्त जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था, तो ये बात कही जा रही थी कि खान साहब आके रिलीफ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से रिलीफ नहीं दे सके। फिर बहरहाल वो अनपॉपुलर हो गए फरवरी 2022 तक। उसके बाद फिर पाकिस्तानी कौम ने देखा कि ये सारी जमातें एक तरफ हो गई हैं और इमरान खान अकेला है, तो उनकी कुछ मुखालफत थी, कुछ इमरान खान साहब की अपने वोटर थे, वो दोनों ऐड ऑन हुए और खान साहब के साथ चले गए। अब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती और उस कंटिन्यूटी के नतीजे के अंदर हम इकोनॉमिकली बेहतर हो जाते। लेकिन खान साहब जिस दिन गए हैं उस दिन हमारे पास जो रिजर्वायर्स थे वो कोई $10 बिलियन के करीब थे। वो कम होते 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 आज ये सूरत हाल है कि हम $3.5 बिलियन के ऊपर खड़े हुए हैं। अब हमें IMF की शराइत के ऊपर अमल करना इसलिए भी ज़रूरी था। आपने देखा होगा कि जून के अंदर भी एक इतना ज़बरदस्त अनरेस्ट आया था, जिसके नतीजे में मिफ्ता इस्माइल साहब मुसलसल कोशिश करते रहे, जिसके नतीजे में 150 रुपये जो कि लीटर पेट्रोल खान साहब दे रहे थे वो बढ़ता जो है वो 256 रुपये तक पहुंचा, डीजल 283 रुपये तक पहुंचा। फिर खैर ये IMF से इनका एग्रीमेंट साइन हुआ, 7th और 8th रिव्यू के अंदर ये चले गए, उनसे इनको पैसे मिल गए। उसके बाद की फिर सूरत हाल ये थी कि इन्होंने 4 माह में पैसे नहीं बढ़ाए थे। बड़ा आसान तरीका है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए और रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाए। और भी तो तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े मुश्किल होते हैं, वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, अमीर गरीब हर एक पर यकसा बोझ डाल दो। जो बेचारा 100 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल करता है हर रोज, उस पर भी उतना ही बोझ है, और जो टैंक फुल कराता है उस पर भी उतना ही बोझ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सिद्रा, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं आपके सवाल के ऊपर आने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं एक्चुअली इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखना है कि हम इन मुश्किलात तक पहुंचे कैसे हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 4 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कुछ शराइत के ऊपर बात उनकी मानी थी कि मैं 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो एनर्जी का सर्कुलर डेट खत्म करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो गैस के ऊपर जो है उसकी कीमतों को रिवाइज करेंगे। इसी तरह से उन्होंने दीगर सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, इसी तरह से दीगर सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो ये काम करेंगे। उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर बात की थी, उन्होंने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए यही से गुफ्तगू का सिलसिला फिर मैं आपके साथ जोड़ूंगी। यकीनी तौर पर जितने भी सियासतदान हैं, मैं सिर्फ PTI की बात नहीं करूंगी, जब वो ऐवानों से बाहर होते हैं
रोड्स पर होते हैं, वोट लेने होते हैं, तब उनके बयानात कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको हुकूमत करने का मौका मिलता है तो उनके बयानात बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, आप जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी होती हैं, बता रहे होते हैं कि हम इतना लेवी पे कर रहे हैं, इस वक्त इतनी कीमत होनी चाहिए थी। ज़रा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें कि आज आवाम कितनी परेशान रही है। ये 35 रुपये का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। जी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल नजर आई है और हुकूमत की जानब से जो 2 रोज कबली फैसला किया गया, हालांकि 1 फरवरी को फैसला होना था, उसके बाद इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन हुकूमत को फौरी तौर पर यह फैसला करना पड़ा क्योंकि पेट्रोल पंप पर बिल्कुल स्टॉक रोक लिया गया था। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि पहले ही यह खबर लीक हो चुकी थी कि इस मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफी इजाफा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक होल्डर्स ने इसका स्टॉक कर दिया। अब दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत इस तरफ कहना है कि क्योंकि आलमी मार्केट महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है, इसलिए मजबूरन उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ी है। तो इसके साथ भी एक चीज है कि इस वक्त भी हुकूमत पेट्रोल पर 50 रुपये टैक्स ले रही है फी लीटर और डीजल पर जो 35 रुपये टैक्स दिया जा रहा था उसे 40 रुपये कर दिया गया है। तो लाजमी तौर पर ये एक हुकूमत की एक रेवेन्यू इकट्ठा करने की भी एक कोशिश है और उसकी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और ये जो आलमी मार्केट या डॉलर है वो अपनी जगह पर उसकी यकीनन एक अहमियत होगी, लेकिन हुकूमत का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको भी पेट्रोल और डीजल की मद में ही इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज अगर ये टैक्स खत्म कर दिया जाए तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर का हो सकता है और डीजल 40 रुपये लीटर का हो सकता है। जाहिद आबिद, हमें सर ये बताइए कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अभी कीमतों का नई कीमतों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना था, अभी 1 रोज़ बाकी था, आवाम को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता था। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हम नहीं रोक सके, हम उनको नहीं पकड़ सके, उन पर हमारा बस नहीं चला, हमने वक्त से पहले कीमत बढ़ा दी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने कल जो फैसला किया वो हंगामी तौर पर किया गया, क्योंकि उस वक्त तक लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में तकरीबन 40 से 50% पेट्रोल पंप जो हैं वो या तो बंद हो चुके थे या उन्होंने सप्लाई कर दी थी। और जो मुजाफती इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर पेट्रोल मिलना 2 दिन से नायाब हो चुका था, जिसकी वजह से मामला खराब होते जा रहे थे। और अगर ये फौरी तौर पर फैसला ना करते तो अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, ये गवर्नेंस का इशू है कि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है लेकिन वो फराहम नहीं किया जा रहा था, यकीनन गवर्नेंस की बद इंतजामी है। और कल हमने ये चीज देखी कि 10:30 बजे अगर हम एक पंप पर गए तो वहां पर पेट्रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही 11 बजे नई कीमत का इतलाक किया गया तो उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब होना शुरू हो गया। हालांकि वहां पर कोई नई सप्लाई नहीं आई, इसका मतलब है कि उस पेट्रोल पंप पर वो चीजें मौजूद थी लेकिन फराहम नहीं की जा रही थी। और हुकूमत इसी चीज को डरते हुए उसने फौरी तौर पर उसने ये तस्लीम किया कि वो ये गवर्नेंस का इशू हल नहीं कर सकती, फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल दस्तयाब नहीं करवा सकती, तो उसने फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा के उस गैर सूरत खत्म कर दिया कि जो कि जिसकी वजह से पेट्रोल स्पॉट किया जा रहा था। हुकूमत की बैड गवर्नेंस और एक बद इंतजामी की बड़ी अहम मिसाल है। इसलिए हुकूमत की जानब से फौरी तौर पर हंगामी तौर पर फैसला किया गया। सिर्फ 2 मिनट की नोटिस पर ये तमाम नई कीमत का इतलाक कर दिया गया। तकरीबन 10:55 पे इसहाक डार साहब ने ऐलान किया और 11 बजे साथ ही इसको ये कह दिया कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। जाहिद आबिद साहब, हमें सर ये बताइए, हम मुसलसल गवर्नमेंट की तो बात करते हैं कि हुकूमती इदारे मौजूद हैं, उनका काम है इस तरह की चीज़ों को रोकना, कंट्रोल करना, लेकिन एक मुआशरे के नाते हम सब की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हमने भी कोई अपना किरदार निभाना है या हमने एक दूसरे के दुश्मन हो जाना है। सिदरा देखें, एक पेट्रोल पंप पर अमूमी तौर पर हर वक्त 30,000, 40,000, 50,000 लीटर तक पेट्रोल या डीजल मौजूद होता है। तो जिस वक्त एक शख्स को ये पता लगे कि 30 या 35 रुपए इस पे इजाफा होना है तो उस 30,000 लीटर या 40,000 लीटर पे उसे 9-10 लाख रुपया खड़े खड़े बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी जोर लगाए, बगैर किसी नई इन्वेस्टमेंट किए मिल जाने हैं सिर्फ 2 दिन में। तो उसकी अखलाकियात जो है वो पसे पूछ चली जाती हैं। कहा जाता है कि सरमाए की कोई अखलाकियत नहीं होती, सरमाए का कोई मजहब नहीं होता, सरमाए का कोई दीन नहीं होता, ये सिर्फ मुनाफा देखता है। और ये कैपिटलिज्म जो है ये इसी का नाम है कि लोग मुनाफा कमाने के लिए इस किस्म की हरकतें करने से गुरेज नहीं करते। मैं जैसे बता रहा हूँ, महंगाई का कितना बड़ा तूफान है, सुनामी है जो हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, इस पर तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, ये एक ऐसा आइटम है जो कि लाजमी तौर पर सब कुछ इसकी
कद में आता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कल 11 बजे पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है तो 12 बजे किराए में इजाफा कर दिया गया। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ है दूसरी लगेज जिसमें गुड्स लाई जाती है, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है कि अगर फौरी तौर पर उनका मुतालबत ना मानेगा और किराए में इजाफा ना हुआ तो अपना एहतजाजी लाएअमल तय करेंगे। और इसमें वो किसी हद तक हक बयानत भी है कि अगर 30 रुपये 35 रुपये फी लीटर तो उनका डीजल महंगा होता है तो लाजमी तौर पर उसी हिसाब से प्राइवेट गेस्ट होंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके और इसकी जो अहम वजह इस वक्त सामने आ रही है उसमें डॉलर रेट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और हुकूमत जिसने डॉलर रेट 230 से डी कैप किया, से आज़ाद कर दिया, वो आज 272 रुपये तक जा पहुंचा है। तो अंदाजा कर सकते हैं कि 3 रोज में सिर्फ 42 रुपये आपका रुपया गिर गया है, 42 रुपये डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। तो वो आखिर कहीं ना कहीं तो उसका असर निकलना है। जब आप तमाम बरामदात कर रहे हैं, तमाम इंपोर्ट कर रहे हो, तो लाजमी तौर पर ऐसा मुल्क जो कि अपना जिसकी सारी मैशियत इंपोर्ट पर खड़ी हो, उसके लिए डॉलर उसकी गैर मुल्की करेंसी का बढ़ना और अपनी मुकामी करेंसी का गिरना यकीनन एक लम्हा प्रक्रिया है और इसका असर लाजमी तौर पर आवाम को भुगतने पड़ेंगे। इन तक चांद रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स हमारे तक पहुंचा रहे थे। अरसलान साहब, बात वही है कि तूफ़ान महंगाई का जितना भी आएगा वो गरीब ने बर्दाश्त करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपने जब पहले सवाल मुझसे किया था उसकी मैं चाह रहा हूँ कि वो कंटिन्यूटी हो जाए कि हम रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई है, हमारे रिजर्वायर्स क्यों करके ख़त्म हो गए, हमने क्या आलमी अदारों का पॉइंट आपने बताया कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से चीज़ें बहुत खराब, जी बिल्कुल उसकी वजह से भी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो फरवरी के अंदर IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, उसको जाते जाते उन्होंने जब देखा कि उनकी हुकूमत जा रही है, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है, तो जितनी चीज़ें उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने रिवर्स कर दी। उन्होंने IMF के साथ जो शराइत खुद उनके अपने वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने तय की थी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया। उसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा याद करवाता चलूँ नाजरीन के लिए, कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एमनेस्टी दे दी थी। उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस 6 माह के लिए 150 रुपए के ऊपर फिक्स कर दी थी, जबकि पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में भी ज्यादा थी और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ डॉलर में निकालें तो तब भी ज्यादा थी। उसके ऊपर उन्होंने सब्सिडी दे दी। उन्होंने बिजली के ऊपर सब्सिडी दे दी थी। उन्होंने उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दे दी थी जिन सेक्टर्स का वो IMF के साथ एग्रीमेंट करके आए थे। अब जब आप एक स्टेट लेवल के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं सिद्रा, और उसमें आपने फिर ऑनर करना होता है कि आपका स्टेट के साथ, एक स्टेट का एक IMF एक अदारे के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है, तो अगर हुकूमत कोई भी हो वो उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखती है, ऑनर करती है। लेकिन खान साहब ने जब ये खुद कर दिया तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आना था। हुकूमत उनकी चली गई और जब हुकूमत चली गई तो फिर उनका एतमाद खराब हो गया। नई आने वाली हुकूमत से उन्होंने कहा कि पहले उन शराइत के ऊपर अमल करें जो शराइत पिछली हुकूमत ने हमारे साथ तय की थी। अब जब वो शराइत भी पूरी करनी थी और नए मसाइल का सामना भी था जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट था, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ चली गई। और सिद्रा, बदकिस्मती से जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ चली गई तो फिर उस वक्त भी हमारे ऊपर ये खतरात मंडला रहे थे कि खुदा ना खास्ता कहीं हम कोलैप्स ना कर जाए, हमारी इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट की तरफ ना चली जाए। और अब इस वक्त तो वो ज्यादा मंडला रहे हैं। उस वक्त तो हमें एक $2.3 बिलियन का इकोनॉमिक इंजेक्शन चाइना की तरफ से लग गया, फिर इसी तरह से हमें सऊदी अरब कहीं ना कहीं से मदद मिलती रही, हमें बिल्कुल तरफ से मदद मिलती रही। लेकिन अब आकर के तो हमें बकायदा सऊदी अरब ने भी कह दिया है। आपको याद होगा एक महीना पहले जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान आना था और यहाँ $10 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, ऑयल रिफाइनरी लगानी थी, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दी। आज UAE के सदर ने पाकिस्तान आना था लेकिन वो भी मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ सके। अब ये सब काम कैसे होंगे? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा आके पाकिस्तान में, जहां पर जो पहले से मौजूद इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है? गैस हम घरेलू सार्फिन तक नहीं पहुंचा रहे, सर्दियों में हमें गैस नहीं मिलती, गर्मी आती है हमें बिजली नहीं मिलती। हम तो घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी नहीं कर रहे, इंडस्ट्री कहाँ से चलाएंगे? कौन लोग आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जब देख रहे हैं कि हम लोग तो अपने लोगों को ही पूरा नहीं कर पा रहे? सिद्रा, ये आपने एक दुखता हुआ सवाल किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दिन में खराब नहीं हुई, ये 75 साल की कहानी है और इन 75 सालों के अंदर हुक्मरानों ने बेसिकली संजीदगी के साथ पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर गौर ही नहीं किया। ये इक्तदार की हवस के अंदर मुब्तला रहे और उस रस्सा कशी के अंदर मुब्तला रहे कि किसी तरह से इक्तदार मुझे मिल जाए, दूसरे को वो गिरा दें और खुद इक्तदार के अंदर आ जाएं। अगर आप
कहानी उठा के देखें तो 1947 से 1958 तक हमने 6 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। 6 प्राइम मिनिस्टर बदलने के बाद फिर नतीजा क्या हुआ कि मुल्क के अंदर पहला मार्शल लॉ लग गया। और 1958 से 1969 तक जब वो पहला मार्शल लॉ रहा, उसके बाद फिर भी उनसे सब्र नहीं हुआ। फिर वो जाते जाते दूसरे को जो है वो इक़्तिदार सौंप के यही खान साहब को उन्होंने दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया। बदकिस्मती की आपने बात की है। उसका नतीजा क्या निकला सिद्रा? उसका नतीजा एक मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में निकला। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इतना पुरएतमाद होकर काम किया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने भी जाते जाते वो तमाम गलतियां की जिन तमाम गलतियों का खुमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। उन्होंने 7वें नंबर पर ज़ियाउल हक साहब थे, उनको उठा के जो है वो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 77 के अंदर तीसरा मार्शल। अब हमने किसको कसूरवार ठहराना है? मैं आज में आना चाहूंगी, आपने बदकिस्मती की बात की है, इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती तारीख में क्या होगी कि हमने आज तक किसी हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया। हमने हुकूमत को ही नहीं चलने दिया। आज पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिसाल है। अब अगर आप भारत की मिसाल उठा के देखें तो अब वो इतने पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं कि वो अब बकायदा एक टेन्योर से दूसरे टेन्योर की तरफ जाते हैं कि पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और आप देखें कि इससे पहले मनमोहन सिंह थे, वो भी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। अब वहां पर नरेंद्र मोदी है तो वो भी दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो पॉलिसीज की कंटिन्यूटी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है अपने किसी भी मुल्क को जो है वो स्टेबल करने के लिए। मैं आपको जाते जाते आपने उस वक्त पूछा था मुझसे पेट्रोल के ऊपर, मैं चाहूंगा कि आपको खित्ते के दीगर ममालिक जो कि हमारे हमसाया ममालिक हैं उनका भी एक कंपैरिजन पेश कर दूं। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद दिलाने के लिए है, पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाने के लिए है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 250 रुपए है, 249.82 रुपए है। डीजल की कीमत 262.80 रुपए है। और केरोसिन प्राइस जो है वो ऑयल की प्राइस 189.83 है और लाइट डीजल की 187 है। इंडियन पेट्रोल की प्राइस, इंडिया के अंदर इस वक्त पेट्रोल कितने में बिक रहा है और उसमें पाकिस्तानी पैसों में उसको कन्वर्ट करें तो वो कितने का है? पेट्रोल में इंडिया में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 96.72 रुपए है। उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो वो 297। अच्छा अरसलान साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे कि हम बात तो करते हैं, सियासतदान भी बात करते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, खित्ते के दीगर ममालिक में महंगाई हो रही है, लेकिन ये नहीं बताते कि उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़े। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, माहिर मौशियात नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई का तूफ़ान है, गरीब परेशान है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होकर रह गई है। हालात किस तरफ जा रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान मौशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कहाँ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इस तरह जो आपने बातें की हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क जो है उस दहाने पर खड़ा है कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये इनमें से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, कोई मुस्बत चीज़ नज़र आए कि जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। अच्छा, हम बड़े बड़े बुलंद दावे भी करते हैं और उसके बाद हम इसमें भी बात करते हैं कि जी हमने बहुत कुछ कर दिया शायद, और उसके बाद हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत थोड़ी है, इंटरनेशनल प्राइस देखें आप, हमसाया मुल्क में प्राइस इतनी है। कभी हमने बदकिस्मती के साथ उसको कंपेयर नहीं करा कि हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। बिल्कुल, हमारे गरीब आदमी के घर में कितनी तनख्वाह जाती है। जब हम उसकी बारी आती है तो फिर हम 1 रुपये को 1 रुपये के साथ कंपेयर करते हैं, पाउंड को भी, डॉलर को भी, हर चीज़ को हम एक के साथ कंपेयर कर देते हैं। लेकिन खुदा के लिए इस वक्त सूरत हाल ऐसी है और मैं समझता हूँ कि इस नेच तक पहुँचने में एक बहुत बड़ा रोल स्टेक होल्डर को साथ ना होना है। सही। अगर इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की किस्मत के फ़ैसले वो करता है जिसके पास ना वो समझ बूझ है, ना वो चीज़ें हैं, ना वो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं जो उनको बताएं कि इससे इशू क्या है। आज 3 महीने हो गए, 8000 कंटेनर रिपोर्ट पे पड़ा हुआ है, LC आपके खुल नहीं रही हैं, बैंक आज 265-270 पे चला गया। अभी तो आप बात बाहर की कर रही थी, अल्लाह के फजल से बैंक भी 265-270 पे चला गया।
उसके बावजूद भी एलसी नहीं खुल रही, इंडस्ट्री आपकी आने वाले हर दिन में इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। अब ये कोई रेवोल्यूशनरी ऐसी अलादीन का चिराग नहीं जलेगा जिससे सारी फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की तरफ जाएंगी और आज भी आप संभल जाएं तो उसके बाद फिर आपको 6 महीने साल लगेगा कि आप वापस सर्वाइवल की तरफ जाएं। सही। लेकिन बदकिस्मती से अभी तो हम इसको रोकने के भी मूड में नहीं हैं कि हम जहाँ पे जिस गहरे कुएं की तरफ जा रहे हैं उससे रुक जाएं और वापस आ जाएं। रोकने के मूड में भी नहीं है, ये तो बड़ी खतरनाक बात करती मैं है। एग्जैक्टली चूँकि मैं शायद मेरी आदत है कि मैं बहुत हकायक से करीब तरीन होता हूँ, मैं कभी मुबालगा राय से काम नहीं लेता हूँ। सही। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये भी सोच नहीं रहे कि हमने रुकना कब है और इसको ठीक कब करना है। हम पिछले 75 साल से आप गिनते आए हैं, हर आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। बिल्कुल। कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें कि जिसने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान ज़री मुल्क है। और पाकिस्तान कैसा ज़री मुल्क है कि हम जो 2014-15 में 14 मिलियन 15 मिलियन बेल पैदा करते थे कॉटन की, आज हम 5-6 मिलियन की बेल पे आ गए। हम अगर गंदम की तरफ चले जाएं तो हम 4 साल पहले 5 साल पहले हमने गंदम इस मुल्क से एक्सपोर्ट की है, आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी आप और डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आने वाली जो आपकी क्रॉप्स हैं, आपकी मेज़ लग रही है, आपकी शुगर केन आ रही है, इसके बाद आपका कॉटन आनी है। आपने अगर आज एलसीएन ना खुली एग्रीकल्चर की इनपुट्स की, अगर आपकी ज़री दवाइयों की एलसीएन नहीं खुलती, आपकी ज़री खादों की एलसीएन नहीं खुलती, तो जब नहीं खुलेंगी तो ये फसल कैसे चलेगी। अभी आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल आपको फिर मेज़ पे भी आना पड़ेगा, शुगर केन के लिए भी जाना पड़ेगा, फिर आपको कॉटन तो ऑलरेडी आपकी मर गई हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमने ये सारा कुछ करना है तो ये डिज़ास्टर नहीं है तो और क्या है। सर, इदराक है सियासतदानों को, जितने भी इस वक्त पीटीएम है या फिर पीटीआई है, तकरीबन सारी सियासी जमातें कहीं ना कहीं हुकूमत पे कोई ना कोई कुर्सी पे विराजमान है, इदराक है कि मसाइल इतने गंभीर हो चुके हैं, मामला इतना संजीदा हो चुका है, बल्कि सीरियस हो चुका है। मैं इसी तरह एज ए रीजनल चेयरमैन FPCCI मैं समझता हूँ हमने 3 बड़े बड़े सेमिनार किए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, आपको भी पता है इस बात का। और हमने मसाके मईशत का नारा लगाया कि खुदा के लिए 1 साल 2 साल के लिए सियासत की किताब को बंद करके मसाके मईशत पे आ जाएं, पहले इसकी मईशत को ठीक कर दें। ये आप पिछले 75 साल से यही खेल खेल रहे हैं, तो ये 2 साल के लिए मईशत का खेल खेल लें, उसके बाद फिर खेल लें इसको। लेकिन आज की तारीख में कोई भी ये जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, अगर ये नहीं रुकेगा, अगर हम मईशत की तरफ नहीं देखेंगे तो हम कैसे मईशत ठीक हो जाएगी। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है आप समझें कि खुद ब खुद मईशत ठीक हो जाएगी, खुद मईशत ठीक नहीं हो जाएगी। हाँ, मैं इस बात की ये ज़रूर गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान उस खत्े में वाक़या है जहाँ पे अल्लाह ताला ने 4 मौसम हमें इनायत किए हैं। मैं मौसमियाती तब्दीली को भी मानता हूँ, हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन आज भी हम अपने आप को अगर इरादा कर लें कि हमने आज ठीक करना पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है। आप बाकी इंडस्ट्री आज आपने लगानी है, उसने आपको 3-4 साल बाद के बाद इनपुट देनी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एक्सपोर्ट हो, एग्रीकल्चर को आज आपने ठीक करना है। 2 फसलें आपकी मेन होती हैं, रबी और खरीफ। आपने इसको ठीक करना है और आपको देखिए 1 साल के बाद उसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप गंदम एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो वो जो ज़राए मुबादला आप गंदम के हद में ज़ाया कर रहे हैं, क्या वो ज़राए मुबादला नहीं बचेगा? क्या ये कॉटन के लिए जो $2 बिलियन की अपटमा बात कर रहा है कि हम लोन दें और हमें वो कॉटन दें, क्या वो $2 अरब जो आपके मुल्क में रह जाएगा, क्या उसे आप $5 अरब का उसको वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, लेकिन हम तो उसके ना सोचने के लिए ना शुरू करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो कैसे होगा? नदीम साहब, यही को पॉइंट अरसलान साहब आपके आगे भी मैं रखूंगी। आप बता रहे थे हमें कि दूसरे ममालिक में जो है, फिर आप रुपए के साथ कंपेयर कर रहे थे। आप ये भी तो देखिए कि वहाँ के लोगों की फिर बाइंग पावर, आप भारत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो कई साल हो गए हैं वो IMF के पास नहीं गए खुद, हालांकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी उनकी आबादी है।
देखिए सिद्रा, ये तो डिबेट नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई अच्छी है और अच्छे कुछ सही रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं। नदीम साहब ने बिल्कुल सही तयन किया चीज़ों का और उन्होंने ब्रीफली सारे नुकात जो हैं वो उनका बयान किया है। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो स्टेबिलिटी की है। और मैं आपसे अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में भी बताया था कि IMF से जो हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से चीज़ें वर्स होना शुरू हो गई और फिर उसमें ऐड ऑन हुआ हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब जब पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं हैं और उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी इम्पैक्ट आया। आज अभी जब मैं आपके पास आ रहा था उससे पहले मैं अपना प्रोग्राम करके हम आए हैं और हमने आज जो पेशावर के अंदर एक इतना अंदरनाक अफसोसनाक वाकया हुआ है उसके हमने रीजंस कैलकुलेट करने की कोशिश की नदीम साहब कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है और ऐसे वक्त में जब हम ज़िमनी और आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है कि हम उसको जड़ से उखाड़ नहीं सके। तो जो हमारा कंक्लूजन था, हम 4 लोग थे पैनलिस्ट, हमारा जो कंक्लूजन था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भी मौका मिल रहा है और वो आकर के अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम अपनी पॉलिसीज मुरतब नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपस में घर वाले लड़ रहे होंगे तो फिर तीसरी पार्टी को तो फायदा मिलेगा ना। मुल्क दुश्मन अनासिर जो है उनको तो खुल के आने का मौका मिलेगा। सर, मैं पॉइंट आपके आगे ये रखना चाहूँगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जिस शख्स ने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है बाइक में, चिंची रिक्शे वाले ने चिंची चलाना है, रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाना है, 100, 150, 200 का पेट्रोल उसने डलवाना है, उस पर भी उतना ही बोझ है। और जो बड़े बड़े हमारे कारोबारी अफराद हैं उन पे भी उतना ही बोझ है। कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई और तरीका कार भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करने का कोई और तरीका देखे, या फिर पेट्रोल सबसे आसान तरीका है कि बस सब पे एक जैसा टैक्स लगा दो। तरह आपको पता है कि पेट्रोल जितना एक दिन के अंदर कंजम्पशन होती है, इंपोर्ट होता है, यही एक बहुत हर हुकूमत के लिए, ये आज की हुकूमत के लिए नहीं, हर हुकूमत के लिए ब्रेड एंड बटर पेट्रोल ही होता है। डीजल पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये समझें कि कैश आपके रोज़ का रोज़ आपके ख़जाने में कैश आता है, इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं होती। और आपने जो बात की है वो बड़ा सीधा सा है। अगर डॉलर 225 का था और आज 300 के पे जाने की तैयारी कर रहा है, अल्लाह ना करे कि 260-65 पे कहीं खड़ा हो जाए, तो फिर आपका अगला एक और धमाका होने वाला वो भी हो जाएगा। और जब तक ये अच्छा, फिर मज़ेदारी की बात यह है कि आज तक आपने और मैंने किसी सियासतदान से ये नहीं सुना कि उसने हमेशा ये कहा कि इस जो मैंने प्राइस इंक्रीज़ की है इससे कोई गरीब आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट होती है आखिर के अंदर प्राइस इंक्रीज़ करने के बाद। मेरी समझ में नहीं आया आज तक। आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे सागदार साहब ने भी कहा है कि मैंने 4 महीने से कीमतें नहीं बढ़ाई और ये जस्टिफिकेशन थी उनके नज़दीक। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी क्लैरिटी है इस तरह कि हर चीज़ जो आप बढ़ाते हैं उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पे जाता है। एक बेचारा जो 200 रुपये का लीटर पहले तेल लेके मोटरसाइकिल बेचारा घर से ऑफिस और दफ्तर से या फैक्ट्री से घर चला जाता था, अब वो बेचारा 250-300 पे चला गया। ये क्या गरीब आदमी पे इफेक्ट नहीं गया? जो एक रोटी खाने वाला बंदा बेचारा 1-2 वक्त की रोटी पूरी करता था, वो कैसे पूरी करेगा? हम अजीब दीवानों वाली बातें कर जाते हैं और हमें बाज़ औक़ात सुबकी होती है कि जब सुन रहे होते हैं टीवी के ऊपर अपने कौम से खिताब कर रहे होते हैं तो कि ये कैसा खिताब और कैसा मजाक है। हमने तो सुपर टैक्स लगाया था और यही सुना था कि गरीब तक असर नहीं जाएगा। गरीब तक कैसे नहीं असर जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो एंड प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, जो भी आम आदमी खरीदेगा असर तो उसी तक जाएगा। बड़ी 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 क्लियर है ये, आपको और मुझे नहीं क्लियर, ये हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। ऐसा ही है। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बाबू हैं इनका भी अल्लाह का फजल है। देखें, एक सेक्रेटरी को आप 6 महीने के लिए एग्रीकल्चर में लगाते हैं, उसके बाद 6 महीने में आप उसको लगा देते हैं एनर्जी के अंदर लगा देते हैं, उसके बाद 6 महीने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री में चला जाता है। मुझे बताएं कि वो बेचारा कहाँ से ट्रेंड होगा? वो चीज़ डिलीवर ही नहीं कर पाता जो उसको डिलीवर करना होती है। कम अज़ कम एक बंदे को आप 1-2 साल एक जगह रहने दें ताकि वो उस ग्रास रूट लेवल तक चला जाए और इन चीज़ों को ठीक कर पाए। अब वो ठीक कर ही नहीं पाता, उस बेचारे में उसका कसूर ही नहीं है। जब उसको इल्म होगा तो उसके ऊपर वो उसको ठीक कर पाएगा। आज भी मैं समझता हूँ, मैं दावा करता हूँ
कि हम इसको दोबारा रिवर्स गियर पे लेके जा सकते ठीक। हैं, लेकिन अगर हमने सोच लिया तो, अगर हमने नहीं सोचा तो कभी या वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आगे जाने का तो रास्ता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हम प्रैक्टिकली हैं ना मैदान में, प्रैक्टिकल आके चीज़ों को ठीक करना शुरू करें। आप हर जितने देखें, एपीसीआई एक एपेक्स बॉडी है, आप एपेक्स बॉडी के नहीं बैठते तो किसके साथ बैठेंगे? आपको ग्रास ट्रूवल के हम सोल्यूशन देते हैं कि इसको आपने अगर टैक्स लगाना है तो किस किस सेक्टर को टैक्स बर्दाश्त हो सकता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गरीब आदमी पे नहीं आएगा। आप उधर चले जाएं, आप इस्तेलाहत करें, अच्छी बेहतर करें, आप अपनी एग्रीकल्चर मतलब जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जहाँ गैप है, जहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं, आएँ बैठे, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं। नदीम साहब, बिल्कुल आप तो गैप फिल करने की बात कर रहे हैं, जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो देख के लग रहा है कि गैप मजीद बढ़ता जा रहा है, फिल होता दिखाई नहीं दे रहा। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गजनफर अली साहब, सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बेरोज़गारी आसमान को बातें कर रही हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बढ़ती हैं 10% भी, तो क्या इतनी महंगाई में आम लोगों के लिए 2 वक्त का खाना भी आसान है? मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है? लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के लिए 2 वक्त क्या, 1 वक्त का खाना इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क की मईशत को। इसलिए कि आपके टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर नॉन परफॉर्मेंस, यहाँ एक्सट्रीम मिस गवर्नेंस है, झूठ बोलते हैं। कल देखिए ना, आप पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर रही हैं, का एक मतलब इतना झूठ, इतना धोखाधड़ी, इतना फरेब इस मुल्क के लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, जो तबाही की जा रही है कि डॉलर आपका 300 रुपए पे पहुंचा हुआ है, आज से 1 साल पहले 165 रुपए पर डॉलर था जी। और ये कहते हैं कि जी हमने, वो आते हैं आपके वजीर खजाना जो यहाँ से भागा था, और भागा किस लिए था ये भी आपको पता है। करप्शन करके जो लोग भागते हैं वो वजीर आजमों के जहाजों में वापस आते हैं, तो मुल्क तबाह और बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा, आप मुझे बताइए ना। कल आपका वजीर खजाना आता है टीवी पे और वो कहता है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो हम 35 रुपए बढ़ा रहे हैं। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। हमें नहीं पता इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है। अगर आपने देखा हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो देखिए दुनिया में 2 किस्म के ऑयल इस्तेमाल होते हैं जी। एक को कहते हैं WTI क्रूड। WTI क्रूड का मतलब है वेस्ट टेक्सास अपना पेट्रोल होता है। एक होता है ब्रेंट क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड जो है वो इस्तेमाल होता है यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ज्यादा होता है। उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त है $85.51। ये आज ये कीमत है $85.51। ये कोई एक $1.07 जो है ये नीचे आया है पिछले 5 दिनों में। सही। और जो आपका अपना WTI क्रूड है जो अपने वेस्ट टेक्सास से निकलता है, उसकी कीमत है $78.75। बिल्कुल। यानी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं। और जब पाकिस्तान में $150 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $120 कीमत थी। तो आप मुझे इस गवर्नमेंट का कल्चर बताइए ना, ये है इस गवर्नमेंट का फेस। अगर हमारे अवाम देख सकते हैं इस चीज को, लेकिन हमारे यहाँ ना तो कोई एहतजाज का रवाज है। हम तो कहते हैं कि जी अच्छा 35 रुपए महंगा हुआ है, चलो मैं जाके अपनी टैंकी भरवा लूं। ये जो तबाही लेके आई है ये हुकूमत, इसने लुला दिया, लोगों को लूट लिया इन्होंने। आप यकीन कीजिए, नान की 35 रुपए का नान है, 600 रुपए की आपकी मुर्गी है। आप गरीब आदमी की बात करते हैं, यहाँ तो दरमियाने आदमी मर गए, तबाह बर्बाद हो गए। इनकी झूठी खत्म नहीं होते, इनकी फरेब ही खत्म नहीं होते, इनकी धोखाधड़ियां ही खत्म नहीं होती। ये इनइफेक्टिव लीडरशिप जब होगी और इम्पोज्ड लीडरशिप होगी, यानी इस लीडरशिप को पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत में नहीं कहता कि बहुत अच्छा कर, उसमें भी बहुत इन्फ्लेशन थी तो लोग चीख रहे थे, लेकिन ये हाल नहीं था जो आज एग्जिस्ट हो रहा था। और अगर कुछ लोगों ने इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को ला के बिठाया था तो भाई हालात तो बेहतर होने चाहिए थे ना। अगर उसमें पेट्रोल जो है 150 रुपए का तो आज 100 रुपए होना चाहिए था, डॉलर 160 का था तो आज उसको 140 रुपए का, 120 रुपए का होना चाहिए था। लेकिन आप जो तमाम चीजें हैं वो तो इन रिवर्स हुई है ना। तो इन रिवर्स अगर हुई है, इसका क्या मतलब है? आप इससे मिस गवर्नेंस, मेल प्रैक्टिसेस, यानी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व स्टैंड एट $3.58 बिलियन। गजनफर साहब, और आपने 74 मेंबर की कैबिनेट रखी हुई है और आपका प्राइम मिनिस्टर आज जाके अपना पेशावर में रो रहा था। सर यार 75 वादियों की कैबिनेट
क्या आप टॉलरेट कर सकती हैं? क्या अमेरिका में 75 लोगों की कैबिनेट है? किसी मुल्क में, जिस मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $3.58 बिलियन हो, उसमें 75 लोगों की कैबिनेट, 77 लोगों की कैबिनेट आप बर्दाश्त, ये लोग मेरे और आपके टैक्स के पैसे खा रहे हैं ना। जब आपके और मेरे टैक्स के पैसे खाएंगे तो मुल्क में तबाही नहीं आएगी तो और क्या आएगा? सर, IMF की कड़ी शराइत जो हमें माननी पड़ती हैं और खास तौर पर ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी सियासी जमातों के उन्होंने क्रिएट किए हैं। आप सिस्टम को समझिए, इन्होंने तबाही लाई है, इसलिए IMF कड़ी शराइत दे रहा है आपको, इसलिए कि इन लोगों के पास परफॉर्मर नहीं है, इसलिए कि ये लोग दूसरों से डील करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक सके, इसलिए कि डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं, रुपए को कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, इनके अकाउंट डॉलर्स में है। अभी क्या ये, मैं आपको कह रहा हूं, कोई कंपैरिजन तो कीजिए ना किसी चीज का। क्या इस मुल्क के लोग बर्दाश्त करने के लिए रह गए? क्या हमारा यही मुकद्दर रह गया है कि हमें आके टीवी के ऊपर लेक्चर दें और झूठ नैरेटिव लेके चलें और चाहें कि जी हम उसको बिलीव कर दें? सर, हल क्या है? हल बताइए। कीमत बढ़ा दें। अच्छा चले, 35 रुपए कीमत बढ़ा दी। आपको पता है मिनिस्टर, एक एडवाइजर जो चलता है, उसके साथ कितनी गाड़ियां चल रही होती है? 4 गाड़ियां आगे होती है, 4 गाड़ियां पीछे होती है। आपका प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई मिनिस्टर आता है, देखिए तो वो कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा होता है एक बंदा। तो क्या उन्होंने अपनी चीजें कम कर दी? चले मान लिया कि IMF ने आपको डिमांड दी, तो आपने अपने अंदर क्या ऑस्टेरिटी लेके आए हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद होने पे। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। मैं से रोड शो करी होती हूँ, लोग यही कहते हैं कि ना इनके प्रोटोकॉल कम हुए, ना इनकी गाड़ियाँ कम हुई, ना इनका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कम हुआ, तो असर पड़ता है सिर्फ गरीब आदमी पे। क्या कहेंगे? ये इस तरह जो बातें हैं, इस मुल्क का रवाज है, और जब भी किसी से आप बात करती हैं तो वो कहता है हमने सारे प्रोटोकॉल छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो पिछले 3 साल से हमने ये अहद किया हुआ है। पहले जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे या अंजन निसार साहब, उसके बाद नासिर मगू, आज की डेट में इरफान इकबाल, पूरी जितनी हमारी ऑफिस बेरर हैं, 1 टके का नाम सैलरी लेते हैं, ना TADA लेते हैं, ना इवन चाय तक हम अपने ऑफिस की अपनी जेब से पीते हैं। तो क्या ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, अगर हम इस महल्लाती दुनिया से बाहर निकलें और अगर हम अपने आप के कंट्रोल, अब हम कहते हैं कोई जो बाहर से आता है ना, आप यकीन माने वो देख के कहता है यार आप गरीब हैं, आपको लोन चाहिए, आपको तो लोन की ज़रूरत ही नहीं है, आपके इतने शहनशाही रस्म और रवाज हैं, 10 गाड़ियाँ पीछे चलती हैं, 15 आगे चलती हैं, सारी ट्रैफिक और उसके बाद आप मांग कहते हैं लोन दे दें। तो ये हम एक तरफ भीख मांग रहे होते हैं और दूसरी तरफ इंतहा को पहुँचे हुए। अब हमें इस बात को सोचना होगा, ये कहीं नहीं असेंबली मरती, ये सब माशाल्लाह खाने वाले लोग हैं, खाते पीते लोग हैं। अगर आज तैयार कर लें कि हमने एक पैसा नहीं लेना, कोई TADA नहीं लेना, कोई तनख्वाह नहीं लेनी, कोई मराद नहीं लेनी। अरसलान साहब, जब हमारी बात आती है काबीना की तनख्वाहें बढ़ाने की, कोई एक शख्स नहीं कहता कि नहीं बढ़नी चाहिए, सारे के सारे एक पेज पे होते हैं, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, मिल बैठते हैं एक टेबल पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर आदमी ने अपने मफाद को तरजीह दी है, और बिलखुसूस सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, जब बात होती है तो अपनी मराद की बात होती है। जिस तरह से नदीम कुरैशी साहब ने कहा, इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो अपनी जेब से ख़र्चा करते हैं और पाकिस्तान की खिदमात जो हैं के लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं। ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। 74-75 लोगों की इनकी कैबिनेट है, और वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं कि वो सब के सब लोग जो हैं वो सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनको मरात इसलिए दी गई हैं, उनको अकोमोडेट इसलिए किया गया है ताकि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े ना हो जाए। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, इसका हल आप बार बार सब गेस्टों से पूछ रही थी, आखिरी चंद मिनट है, मैं हल के तौर पर बताता चलूँ कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकॉनमी के चैप्टर पर एक होना पड़ेगा। ठीक, जब तक ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक नहीं होते, अपनी अपनी दुकान से जाके इन्होंने पाकिस्तान को बिगाड़ा है, बनाया नहीं है।
और अगर ये तमाम लोग एक पेज के ऊपर नहीं आते तब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर आज मुल्क में टेररिज्म बढ़ रहा है उसकी बुनियादी रीजन भी ये है क्योंकि ये लोग एक पेज पे नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी डिस्टर्ब है उसकी रीजन भी यही लोग हैं। पाकिस्तान की आवाम ने तो सिर्फ सफर किया है, उसने तो मुश्किलात झीली हैं, उसके लिए तो रोटी उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी वो बदकिस्मती से इस वक्त नहीं खा पा रहा है, उसको बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसके पास फीसें नहीं है, उसके पास रोजाना, पहले तो कहते थे कि जी मुर्गी नहीं खाते थे, दाल खा के गुजारा कर लो, दाल भी पहुंच से बाहर हो गई है। सब्जी प्याज 300 रुपए किलो हो गया। आप तो खुद रोड शो करती हैं, आपको पता होगा कि हालात क्या है। एक वक्त की हांडी जो है वो पकाने के लिए 1000 रुपए जेब में होना चाहिए, तब जाके हांडी पकती है। तो आवाम के मसाइल तो बहुत ज्यादा है और मसाइल का सिर्फ एक हल है, तमाम स्टेक होल्डर इकोनॉमी के चैप्टर के ऊपर एक हो जाए और चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। मेरे पास लास्ट मिनट है, क्या हल बताएंगे, क्या किया जाए कि फौरी तौर पे कुछ तो बेहतरी आए, ठहराव आ जाए चीज़ों में? इस तरह ठहराव सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता है, मैं समझता हूँ कि हम सियासत को अलग कर दें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। इस मुल्क में आज तक कोई लॉन्ग टर्म एक भी पॉलिसी किसी भी हुकूमत ने दी हो जो कि आज भी चल रही हो, सिफर। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ देनी है, फिर काम चलेगा। अगर आपने ये नहीं किया, देखिए जो कारोबार है वो अलग से रहना चाहिए, एक सियासत के साथ नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक। कारोबार के लिए आप लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ दें, जो प्राइम मिनिस्टर आता रहे जाता रहे, वो पॉलिसी चेंज ना हो। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका भी सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब इन सारे मसाइल का हल ये निकला है कि एक तो मिल बैठना होगा, टेबल टॉक करनी होगी, और दूसरी बात ये कि ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होंगी जो कि शॉर्ट टर्म तो जो फ़ायदा दें लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात कि सियासत को इदारों में मुदाखलत नहीं करनी होगी। मुझे इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।